स्वस्थ भारत अभियान एक जन आंदोलन है। उसकी स्थापना का 8वां साल इस बार स्वस्थ भारत संसद के रूप में भोपाल में मनाया जा रहा है। और ये 8 साल जो बीते हैं, उन 8 सालों में स्वस्थ भारत अभियान ने पूरे देश में एक जागरूकता पैदा की है। ऐसी जागरूकता जो दरअसल सरकार या सामान्य लोगों के पहुंच में जो सरकारी योजनाएं नहीं आती हैं, उनके बारे में भी स्वस्थ भारत अभियान ने पूरे देश में जन जागरण पैदा किया। साइकिल यात्राएं निकाली। 8 साल का एक बहुत कहना चाहिए कि प्रशंसनीय, सराहनीय ये आंदोलन रहा है। इस आंदोलन का प्रभाव यह हुआ कि मीडिया में भी लोगों को स्वास्थ्य के बारे में छोटी छोटी बातें जो सावधानी बरतनी चाहिए उसका ख्याल आया। दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा हुई। दवाएं जो मिलती हैं, कंपनियों से मिलती हैं, बड़ी दुकानों पर मिलती हैं, वे ज़्यादा महंगी होती हैं। स्वस्थ भारत अभियान के ही अभियान का या प्रयास का ये परिणाम था कि जेनेरिक दवाओं का भी एक चलन शुरू हुआ। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बारे में अब कई बार कहा है कि अब सस्ती दवाएं और उनका एक अलग स्टोर पूरे देश में खुल रहा है, खुलता जा रहा है। और इस तरह से उन लोगों को जो गरीब हैं, साधारण लोग हैं और महंगी दवाएं खरीद नहीं सकते, लाचारी होती है उनके सामने, वे लोग भी अब ये दवाएं ले सकेंगे और ले रहे हैं। बड़ी संख्या में उससे लोगों को लाभ मिल रहा है। सिर्फ दवा का ही प्रश्न नहीं है। स्वस्थ जीवन अगर किसी मनुष्य को मिलता है, किसी व्यक्ति को मिलता है, तो वही उसका सार्थक जीवन भी होता है। अगर वह किसी रोग से ग्रस्त है तो वह काम नहीं कर सकता जो समाज के लिए उसे करना चाहिए, परिवार के लिए करना चाहिए, देश के लिए करना चाहिए। तो स्वस्थ भारत अभियान की सार्थकता इसमें भी है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो जिस उम्र का हो, अपने स्वास्थ्य के बारे में कैसे स्वयं सावधानी बरते। अस्पताल में उसे अगर जाना पड़े तो क्या नहीं करना है और क्या करना है, इसका उसको ख्याल रहे। ये अभियान किसी सरकार के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। यह अभियान, मैं कहूँगा कि पत्रकार, लेखक और एक सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए या सामाजिक सरोकार वाले आशुतोष सिंह और उनकी टीम का यह पहल है। और ऐसी पहल आजकल दिखती कम है, लेकिन तमाम बाधाओं को पार करते हुए कई बार जो लक्ष्य आशुतोष सिंह और उनकी टीम तय करती है उसको पूरा करने में कठिनाइयाँ भी आती हैं। आर्थिक कठिनाइयाँ आती हैं, सहयोग कम मिलता है। परंतु इस बार माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय ने अपना हाथ बढ़ाया है और स्वस्थ भारत अभियान का हाथ थामा है। तो इस तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह सिलसिला अब 8वें सोपान से जो शुरू हो रहा है, वह पूरे भारत में उसका एक अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। ये भी ध्यान देने की बात है कि डॉक्टरों में भी, चाहे वो किसी भी पैथी के डॉक्टर हों, वे स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूकता में सहयोग कर रहे हैं। और उनके सहयोग से भी बहुत बड़े रोगों में भी
लोगों को राहत मिली है, स्वस्थ हुए हैं या स्वस्थ होने की दिशा में हैं। तो पर्यावरण से, हवा पानी के खराब होने से, खान पान की गड़बड़ियों से जो रोग पैदा होते हैं, उन रोगों को कम किया जा सकता है। ये स्वच्छ भारत अभियान ने बताया है, समझाया है और उसमें सफलता भी मिली है। 2 तरह के रोग होते हैं जो दरअसल किसी मनुष्य को पकड़ लेते हैं। एक रोग होता है जो खान पान या जिसको कहते हैं लाइफ स्टाइल का रोग है। तो लाइफ स्टाइल के रोग से अगर लोग कम से कम पीड़ित हों तो उसका उपाय स्वयं वह व्यक्ति कर सकता है जो इस रोग से ग्रस्त है। यह जागरूकता भी लोगों में नहीं थी। लाइफ स्टाइल से लोग समझते नहीं हैं कि क्या होता है। तो अगर मैं कहूँ, क्योंकि ये एक तरह से जुमला है जो प्रयोग में आता है, लेकिन लोग लाइफ स्टाइल से कैसे अपना लाइफ स्टाइल बदलें इसके बारे में जानते नहीं हैं। स्वस्थ भारत अभियान को ये भी चाहिए कि इस पर भी फोकस करें और वो कर भी रहे हैं। और लाइफ स्टाइल बदलने का मतलब ये है कि अधिक से अधिक हम कोशिश करें कि प्रकृति के साथ जीना है। अगर सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के से पहले आप उठें, सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त से पहले अपना काम समाप्त कर लें और रात और दिन जिस लिए बना है उसी का में अपना जीवन चलावें। उसी तरह से आहार है। अब कुछ सालों से आहार के बारे में भी चेतना पैदा हुई है और ख़ास करके 2023 तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मिलेट के बारे में अभी जागरूकता बहुत कम है, मैं कहूँगा। और जो लोग मिलेट का नाम ले रहे हैं उनको भी उसकी जानकारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जैसे मैं जानता हूँ कि 2020 में जब मुझे कुछ समस्या हुई तो मैंने पता करना शुरू किया कि ये खान पान में बदलाव से कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। उन दिनों कोविड का समय था। अंततः हमको पता चला कि मैसूर में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर खादर वली। वो मिलेट मैन हैं और हमारे एक मित्र ने उनसे मेरी गूगल पर बातचीत कराई। मुझे याद है 20 नवंबर 2020 को गूगल पर डॉक्टर खादर वली से हमारी बात हुई। तब मैंने पहली बार ये जाना कि मिलेट जिसे कहा जाता है उसमें 5 अन्न हैं और डॉक्टर खादर वली ने अन्न को 3 श्रेणी में बांटा है। एक पॉजिटिव, दूसरा न्यूट्रल, तीसरा नेगेटिव। तो उनका कहना है कि ये जो 5 मिलेट हैं, अगर वो 5 मिलेट आप लें, उसमें कंगनी है, कोदो है, सांवा है, छोटी कंगनी है, कुटकी है, ये उसके नाम हैं। ये 5 मिलेट हैं जो मिलेट अगर आप लेते हैं और शाकाहारी भोजन करते हैं और उसके साथ कुछ सलाद लेते हैं तो आपका शरीर स्वयं अपने रोगों से, अगर कोई रोग है तो उससे लड़ करके और स्वस्थ हो जाएगा। मेरा भी अनुभव यही है कि मिलेट से हमको बहुत फ़ायदा हुआ। डॉक्टर खादर वाली दूसरी बात ये कहते हैं कि नेगेटिव जो हैं वो 2 हैं, चावल और गेहूं नेगेटिव है। और जिसे आजकल आमतौर पर मिलेट माना जा रहा है वो मिलेट नहीं है, लेकिन वो न्यूट्रल अन्न है। उसमें रागी है, उसमें बाजरा है, उसमें ज्वार है, उसमें चना है, उसमें मक्का है। ये जो अन्न हैं वो न्यूट्रल है, यानी इसके को अगर आप अपने
आहार में, भोजन में इस्तेमाल करते हैं तो इसका नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान है चावल का और गेहूं का। दूसरी बात जो जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है और लोगों को मालूम होना चाहिए कि गेहूं और चावल को पैदा करने के लिए जितना पानी लगता है उससे बहुत कम, यानी कहना चाहिए कि 1/10 हिस्सा पानी से ही मिलेट पैदा होता है और दूसरे अन्न भी पैदा होते हैं। तो पानी की भी बचत है। उसी तरह से खाद और उसका जो खेती हमारी जो बहुत खर्चीली हो गई है, उसका कारण यह है कि फर्टिलाइज़र और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। और उसी के कारण से पंजाब आज विशेष रूप से, और बहुत तकलीफ़ की बात है कि नई उम्र के लड़कों में भी कैंसर की बीमारी फैल रही है। कैंसर की बीमारी क्यों फैल रही है? क्योंकि वो निगेटिव अन्न का इस्तेमाल कर रहे हैं, या और भी बहुत सारी बातें। मुझे 2 दिन पहले सफदरजंग के डॉक्टर अनूप, जो कैंसर डिवीज़न के वहाँ इंचार्ज हैं, वो आए थे, मिले, और उन्होंने मुझे कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जंक फूड जिसको कहते हैं, उसको खाने से कैंसर के संभावना या कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो मैं कहूँगा कि स्वच्छ भारत अभियान अपने पूरे अभियान में ये इन सब चीज़ों को शामिल करके और लोगों को जागरूक बनाए। और इसमें जो मीडिया की भूमिका है वो बहुत बड़ी भूमिका है। मीडिया का मुख्य काम है लोगों को सही जानकारी देना, उस जानकारी के तथ्य उपलब्ध कराना, ज़रूरत हो तो उसको ठीक से इस तरह से समझावें, उनकी भाषा में समझावें, सरल भाषा में समझावें, जिससे कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में सचेत होने, सजग होने, सतर्क होने और फिर स्वयं कुछ उपाय कर लेने की क्षमता विकसित हो जाए। जब मुझे याद है कि जब मैं एम्स में भर्ती था तो मेरे डॉक्टर A.K. बिसोई ने मुझे आकर के एक दिन कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे एम्स में, और उन्होंने डॉक्टरों के बीच में ये कहा कि हमारे गांव में तो एक वैद्य होता था और उसे से सारा गांव जो है वो स्वस्थ रहता था। अब अस्पताल ज़्यादा हो गए हैं, डॉक्टर ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी लोग बीमार होते हैं। तो ये मोदी जी ने जो ये बात कही वो बहुत पते की बात है कि लोग पहले स्वस्थ रहते थे और थोड़ा बहुत वैद्य से, हकीम से या और लोगों से कुछ सीख करके, कुछ समझ करके और कुछ अपने जीवन में उतार करके स्वस्थ जीवन जीने का अभ्यास करते थे। इस आयोजन का भी लक्ष्य यही है कि लोग स्वस्थ जीवन जीने का स्वयं प्रेरित हों, उसका अभ्यास करें, अपने जीवन में उतारें और इस तरह से स्वस्थ भारत का निर्माण करें। मैं समझता हूँ कि यह आयोजन हर तरह से बहुत सार्थक और सफल होगा।